आई एम निधि, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यू या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, अर्थात जंतुओं में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, किन सेल्स के बने होते हैं या किन टिश्यूज के बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ऊतक क्या है, टिश्यू किसे कहते हैं। मेटाजोवा प्राणियों के शरीर में एक ही प्रकार का कार्य करने वाली समस्त कोशिकाएं आकारिक रूप से व संरचनात्मक रूप से जब समान हो और कार्य भी एक जैसा हो, कोशिकाएं बिखरी हुई ना हो और उनके जो वर्क है वो छोटे छोटे क्रियात्मक समूहों में विभाजित हों, तो उन्हें हम ऊतक कहते हैं। बायोलॉजी में डेफिनेशंस बहुत ही बड़ी हैं, इन्हें बोर्ड पे लिखना असंभव है। इसलिए मैं जो भी आपको बोल रही हूँ, जो लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये लैंग्वेज बुकिश नहीं है, मेरी अपनी लैंग्वेज है। अब इसको हम बहुत सरल तरीके से आपको और भी समझाना चाह रहे हैं, जो आपकी एक और डेफिनेशन के रूप में आएगी कि ये आपके पास एक सेल है और इधर ग्रुप ऑफ सेल। क्लियर है? ये सिंगल सेल है और ये ग्रुप ऑफ सेल। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकालते हैं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में तीनों में समान हो। उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य तीनों में समान हो, अजीवित अंतराकोशिकीय पदार्थ द्वारा परस्पर जुड़े हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हिस्टोलॉजी या हिंदी में औतिकी विज्ञान कहते हैं। इसकी स्थापना 1628 से 1694 में मार्सेलो मेलपीघी है घी ने की थी। तथा मायर ने 1891 में इस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा। किसने कहा? मायर ने हिस्टोलॉजी कहा। तथा ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके बिकेट ने 1771
में किया। तो ऊतक शब्द का प्रयोग बिकेट ने 1771 में किया। मायर ने 1891 में इसको हिस्टोलॉजी कहा। 1628 से 1694 में मार्सेलो मेलपिगी ने हिस्टोलॉजी की स्थापना की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऊतकों के प्रकार। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं जंतुओं में। फर्स्ट है एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम टिश्यू, जिसको उपकला भी कहा जाता है। हमारे शरीर का जो भी आवरण है बाहर का या जो भी अंगों का आवरण है वो एपिथीलियम ऊतकों का बना होगा। फिर है संयोजी ऊतक, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोज करा रहा है, 2 चीज ऊतकों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। शरीर का जितना भी रक्षात्मक आवरण बनाएगा एपिथीलियम ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रखिएगा कि शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक भी कनेक्टिव टिश्यू है या संयोजी ऊतक है। यह अस्थियों में, लिगामेंट्स में, टेंडन, रुधिर, लिम्फ आदि में पाया जाता है। संयोजी ऊतक अन्य ऊतकों और अंगों का अवलंबन व सुरक्षा भी प्रदान करता है और उन्हें रोकने का, बांधने का प्रयास भी करता है। थर्ड है पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। जितने भी हमारे शरीर में पेशियां हैं वो चाहे रेखित हों पेशी या अरेखित, अर्थात अनैच्छिक व ऐच्छिक पेशियां, वो सभी किससे बनी होती हैं? मस्कुलर टिश्यू से यानी पेशियों से। और इनका मुख्य कार्य है आकुंचन या संकुचन करना, यानी फैलना फिर सिकुड़ना, फैलना फिर सिकुड़ना। इसीलिए हम अपने हाथ पैर अंगों को हिला डुला सकते हैं, क्योंकि वो कैसे बने होते हैं? मस्कुलर टिश्यू के। फोर्थ है नर्वस टिश्यू। इसका मुख्य कार्य जितने भी मैसेज होंगे या आवेग होंगे उनका संचारण करना। नर्वस टिश्यू का, अगर हमें कोई मॉस्किटो भी काटता है या हमें खुजली होती है, दर्द होती है, जलन होती है, गर्मी लगती है, ठंड लगती है, उन सब आवेगों का एहसास कराना नर्वस टिश्यू का काम है। अब हम इन्हें ब्रीफ में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एपिथीलियम ऊतक या उपकला टिश्यू। एपिथीलियम की जो लोकेशन है मैंने पहले भी बताई थी, हमारे शरीर का रक्षात्मक आवरण एपिथीलियम ही बनाता है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? एपिथीलियम शरीर की सतह तथा विभिन्न अंगों, जैसे हमारे अंदर के लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, जितनी भी चीजें हैं अंदर की, या उन अंगों की गुहाओं, वाहिनियों का बाहरी व भीतरी आवरण बनाती है। सतह पर होने के कारण इस ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब्सेंट होती हैं रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल, क्योंकि यह सबसे बाहरी आवरण है, बिल्कुल बहुत पतली झिल्ली के रूप में होता है। अगर इसमें ब्लड सेल्स होगा तो बहुत जल्दी हम अगर रगड़ भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है बहुत पास से, तो वो छिल जाएगा और हमारा बहुत तेजी से ब्लड निकलने लगेगा। इसलिए इसमें ब्लड सेल्स नहीं होती। इसके भीतर जो ऊतक होंगे उसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिससे ये हमारे शरीर के बाहरी अंगों और भीतरी अंगों सबकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। इस प्रकार इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं। लसिका के माध्यम से इसमें पोषक पदार्थ पहुंचते हैं। लिम्फ सेल, लसिका ऊतक, ब्लड सेल्स नहीं होंगे बट लसिका ऊतक होंगे और लसिका कोशिका के माध्यम से इसमें पोषक पदार्थ पहुंचते हैं। एपिथीलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम र्यूस ने 18वीं सदी में किया था। एपिथीलियम ऊतक।
का स्ट्रक्चर। एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ही महीन झिल्ली के रूप में पाए जाते हैं। इसकी संरचना आपको पॉइंट्स में लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको सिर्फ समझना है कि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होंगी, चिपकी हुई होंगी। इनके बीच में कोशिकीय पदार्थ बहुत कम होगा। ज़्यादातर ये ड्राई रहेंगी और इसमें लिम्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट्स क्या है? कोशिकाओं के भीतरी सिरे में नाल सेलुलर या बेसमेंट कला भी पाई जाएगी। एक बेस होगा, वो प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? आधार कला यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 स्तर होंगे। पहला होगा बेसल लेमाइना और दूसरा होगा आपका रेटिकुलर लेमाइना। रेटिकुलर लेमाइना। फोर्थ कमेंट होगा इसका कि इसका जो बेस होगा यानी एपिथेलियम ऊतक का सबसे भीतरी स्तर समझिए, वो काहे का बना होगा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड या कोलेजन तंतुओं का बना होता है। फिर आपका फिफ्थ कमेंट क्या है कि कोशिकाएं इंटरडिस्टेशियन या लाइट जंक्शन से एक दूसरे से सटकर कसी होकर बंधी रहती हैं। सिक्स कमेंट, एपिथेलियम टिश्यू में महीन महीन तंत्रिकाएं यानी आपके न्यूरॉन पाए जाते हैं, किंतु पोषक पदार्थ पहुंचाने के लिए लसिका ऊतक पाए जाते हैं और रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है। फिर लास्ट कमेंट है स्ट्रक्चर का इसका कि इसकी कोशिकाएं एक या अधिक स्तरों के रूप में अंगों के बाहर व अंदर पाई जाती हैं, जो उन सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और उनका एक आवरण बनाती हैं। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता बहुत तेजी से होती है। अगर ये कहीं जल्दी से नष्ट हो जाती हैं तो ये तुरंत अपने आप को डेवलप कर लेती हैं और सेल डिवीजन करके बहुत जल्दी से ये अपनी सेल्स को फिर से बना लेती हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। तो एपिथेलियम का फर्स्ट फंक्शन की हेडिंग है आवरण या कवरिंग। एपिथेलियम टिश्यू त्वचा के खोखले अंगों जैसे आहार नल, रुधिर वाहिनियां या अन्य अंगों जैसे यकृत, श्वसन तंत्र के भीतरी और बाहरी अंगों को ढकने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कवरिंग। दूसरी हेडिंग है प्रोटेक्शन। सुरक्षा, यह त्वचा व उनके नीचे स्थित ऊतकों को चोट, रगड़न, अपघर्षण, रसायन, धुआं, धूल, संक्रमण, शुष्कन आदि से प्रोटेक्ट करती हैं यानी सुरक्षा देती हैं। थर्ड है आपका रोध, बैरियर। त्वचा की एपिथेलियम सेल एक बैरियर की तरह भी काम करती है कि किसी टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, धूल, धुआं या कोई रसायन त्वचा के माध्यम से इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा।
इसीलिए आपने देखा होगा कि वायरस, बैक्टीरिया, किसी टाइप का इन्फेक्शन जो होता है बाई माउथ या बाई नोज ही इंटर करता है। त्वचा के माध्यम से बहुत ही रेयर होता है कि वो एंट्री कर जाए हमारे शरीर के अंदर। इसलिए एपिथेलियम ऊतक बैरियर का काम करेगा। इस समय आपने देखा होगा कि कोरोना नाम का वायरस भी आया है, वो भी हमारे नाक और मुंह से ही अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, त्वचा के माध्यम से नहीं करता, क्योंकि हमारी त्वचा के ऊपर एपिथेलियम ऊतक का एक बैरियर पाया जाता है। इसीलिए मास्क लगाते हैं जिससे नाक और मुंह हमारा ढका रहे। थर्ड फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। पदार्थों का आदान प्रदान। आंतरिक अंगों में अपने पर्यावरण से पदार्थों का आदान प्रदान एपिथेलियम के द्वारा ही होता है। अतः एपिथेलियम आवरण एक सेलेक्टिव आवरण भी है, जिससे अवांछनीय पदार्थ आर पार नहीं जा सकते। यानी जिसको वो इच्छा रखेगा कि हाँ ये पदार्थ इंटर करेंगे वही अंदर आएंगे, अर्थात जितने भी हमारे लिए अवांछित पदार्थ हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे या उनका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है आंत, इंटेस्टाइन का एपिथेलियम स्तर पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। इसीलिए आंत की भीतरी गुहा भी एपिथेलियम टिश्यू की ही बनी होती है, जो भोजन के पचे हुए पदार्थों को एब्जॉर्ब कर पाती है। लास्ट है एक्सक्रीशन। जितने भी प्राणी हैं, एनिमल हैं, उन सभी की मूत्र वाहिनियों में भी एपिथेलियम ऊतक तथा किडनी की भीतरी गुहा में भी एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, जो उत्सर्जन में बहुत ही सहायक है। नेक्स्ट 2 नंबर ऊतक की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी? संयोजी ऊतक अंगों अथवा ऊतकों को परस्पर जोड़ने का, बांधने का कार्य करता है। यही कारण है कि वह लगभग सभी अंगों में मिलता है और शरीर में इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है आपका, यह एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होता है। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से विकसित होता है। अंतराकोशिकीय स्थान बहुत अधिक होते हैं और कोशिकाएं दूर दूर स्थित होती हैं, जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है तथा आधार पदार्थ भी पाया जाता है। थर्ड कमेंट है, क्या शरीर का लगभग 30% भाग बनाता है। 30% भाग बनाता है। नेक्स्ट कमेंट है, प्रोटीन फाइबर्स अक्रिस्टलीय पारदर्शी भरण ऊतक में परे होते हैं। यानी इसमें मैट्रिक्स बहुत अधिक होगा, जिसमें सेल्स जो होंगी, प्रोटीन तंतु जो होंगे, वो उसमें मैट्रिक्स में बिखरे हुए होंगे। और लास्ट कमेंट है, संवहनी ऊतक अर्थात रुधिर में तंतु नहीं होते हैं,
जबकि अस्थि में इनका अत्यधिक खनिज भवन होता है। इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। संवहनी ऊतक, संवहन ऊतक क्या होते हैं? पदार्थों को एक दूसरे स्थान से पर पहुंचाते हैं। जैसे हमारा ब्लड है वो संवहन ऊतक ही है, लसिका भी संवहन ऊतक ही है। तो संवहनी ऊतक अर्थात रुधिर में तंतु तो नहीं होते हैं इसके, जहाँ पे रुधिर होगा क्योंकि वो लिक्विड में है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू में वहां पर तंतु यानी फाइबर्स नहीं पाए जाएंगे। लेकिन जो हमारी हड्डियां होंगी, अस्थियां होंगी, उनमें अत्यधिक खनिज भवन होता है, यानी उसमें सोडियम पोटेशियम की मात्रा को यह बहुत तेजी से कैल्शियम को एकत्रित कर लेता है। संयोजी ऊतक के जो कंपोनेंट्स हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला कंपोनेंट इसका होता है सेल, दूसरा होता है फाइबर और तीसरा होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। सेल कोशिकाएं आधार द्रव्य में छिद्री हुई, बिखरी हुई, फैली होती हैं, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी। पहली संयोजी ऊतक के अंतरा घटक वाली कोशिकाएं, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। दूसरी सेल किस प्रकार की होंगी? प्रतिरक्षी कोशिकाएं। प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं होंगी उन्हें इम्यूनिटी सेल कहते हैं। जैसे हिस्टोसाइट, मास्ट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट, इओफिल्स, जितनी भी WBC हैं वो सभी इम्यूनोसाइट सेल्स कहलाती हैं। ये दोनों प्रकार की सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के कोशिका के कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हेडिंग जो कंपोनेंट्स है फाइबर, तंतु। संयोजी ऊतक के आंतरिक कोशिका पदार्थ में बीच बीच में तंतु पाए जाते हैं। इसमें जो तंतु होंगे वो दो प्रकार के होंगे, वो आपको याद रखना है। पहला होगा कोलेजन और दूसरा होगा इलास्टिक, जिनको खींच के अगर छोड़ें तो वो अपने स्थान पे पुनः वापस चले जाएं। इलास्टिसिटी पाई जाती है इलास्टिक सेल। जैसे हमने अपने हाथ को अंगड़ाई से ऊपर कर लिया और फिर नीचे ले आए, हमने अपने मुंह में जमाई ले ली, जमाई लेके खींच दिया करके फिर हम अपना वापस चले आते हैं। और कोलेजन जो तंतु होते हैं, कोलेजन तंतु पीले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका काम होता है। तीसरे प्रकार के होते हैं इसमें कोलेजन, जैसे हमारी मुलायम अंगों को बनाना, उपास्थियों को बनाने का भी कार्य करते हैं। थर्ड है रेटिकुलेट फाइबर। रेटिकुलेट फाइबर एक जाल के रूप में इनको मैट्रिक्स में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। थर्ड कंपोनेंट्स है इसका इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, द्रव। अब इसी द्रव में ही तो ये फाइबर और सेल्स पाए जाते हैं। ये लिक्विड की तरह होगा। यह लसदार पारदर्शी जेली की तरह कोलाइडी पदार्थ है। इसमें म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको, सेमिलोग्लोकाइजन, ह्यूरोनिक अम्ल, कॉन्ड्रियोसाइट, केराटिन, सल्फेट आदि सभी चीजें अंतराकोशिकीय द्रव्य में पाई जाती हैं। चलिए आइए जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। अगर हम थोड़ा सा पार्ट लेके कट करके उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में, जैसा कि मैंने बात किया था कि कई सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स में सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट होती हैं और इम्यूनिटी सेल्स होती हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं और आपकी जो WBC इम्यूनिटी सेल्स, ये सब पाई जा रही हैं। फिर यहाँ पे जो तंतु होते हैं, इलास्टिक तंतु भी पाए जाते हैं और कोलेजन फाइबर भी पाए जा रहे हैं। ब्लैक कलर के कोलेजन फाइबर हैं, ब्लू कलर के आपके
इलास्टिक फाइबर्स हैं। उसके अलावा रेड कलर की आपको वेसल्स दिख रही होंगी, ये ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, एपिथेलियम में एब्सेंट होती हैं। अंतरा कोशिकीय द्रव्य सबसे ज्यादा होता है, जो आपको बिंदीदार बार दिखना भी दिख रहा है, डॉट डॉट डॉट, वो सब मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर तंतु और कोशिकाएं बिखरी हुई पड़ी आपको दिख रही होंगी। अब हम बात करते हैं जनरल फंक्शन। आपका संयोजी ऊतक का सबसे मेन जो फंक्शन है वो है अटैचमेंट। मेन फंक्शन है इसका सबसे पहला अटैचमेंट। हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे, पहला फंक्शन है अटैचमेंट। यह विभिन्न कोशिकाओं संरचनाओं को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे पेशियों को पेशियों से, पेशियों को त्वचा से, पेशियों को हड्डियों से। ये सारा अटैचमेंट कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होता है। सेकंड हेडिंग है सपोर्ट, अवलंबन। यह शरीर में हड्डियों को तथा कार्टिलेज का ढांचा बनाएगा और सपोर्ट यानी पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है स्टोरेज यानी संचय करना। तो कनेक्टिव टिश्यू एपिडोज और वसा को संचय करके रखता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो इसमें ब्लड सेल्स भी पाई जा रही हैं और लिम्फ सेल भी पाई जा रही हैं। इसी तरह से जो ब्लड सेल हैं और लिम्फ सेल है वो एक तरल संयोजी ऊतक हैं, जिसमें लिम्फोसाइट जीवाणुओं द्वारा संक्रमण से सुरक्षा भी करती है। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ब्लड सेल्स हैं, लिम्फ सेल हैं, वो भोजन, हार्मोन्स, गैस आदि अन्य पदार्थों का शरीर में परिवहन करती हैं। फिर है आपका प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना। जो WBC लिम्फोसाइट सेल्स जितनी भी हैं, फाइब्रोब्लास्ट या इम्यून सिस्टम की सेल्स, ये सभी क्या करेंगी? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग। एरियोलर ऊतक जितने भी होते हैं वो समस्त अंगों के लिए पैकिंग का काम करते हैं। अर्थात इसको हम क्लियर कर रहे हैं, जैसे हमारी आहार नाली, हमारी किडनी है, हमारे भीतर के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन वो खाली अगर अंग होते तो क्या वो ढीले ढीले से रहते, लूज होते। इसलिए आहार नाल, किडनी और आदि अंग बनने के बाद जितनी भी जगह शेष रह जाती है, उन जगहों पे कनेक्टिव टिश्यू पैकिंग की तरह भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंग हिल डुल ना सकें। अगर वो हिलेंगे तो वो बहुत जल्दी अंग टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए उन सभी जगहों को, जैसे कि हम कोई बाहर से क्रॉकरी का सामान लाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर ठूस ठूस के भर देते हैं, जिससे वो आपस में टकराएं ना, और आपस में टकराएंगे नहीं तो उनमें चोट नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी तो घाव नहीं होगा, वो टूटेंगे नहीं। इसी तरह से हमारे शरीर में भी अगर ये आपस में अंग टकराते हैं तो उनमें रगड़न उत्पन्न होती है, रगड़न से घाव, घाव से फिर नासूर, नासूर से फिर कैंसर हो सकता है। इसलिए अंग बनने के बाद हमारे जितने भी शरीर के भीतरी हिस्से हैं, उनमें जो खाली जगह होगी उन सभी में ये संयोजी ऊतक भर जाता है पैकिंग की तरह, जिससे आपस में अंग रगड़ ना खाएं। उसी तरह से जैसे क्रॉकरी का सामान आपस में ना टूटे, वैसे ही हमारे शरीर में जो अंग है वो आपस में ना टूटे, ना रगड़े। फिर है आपका रिपेयर। संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु जो होंगे वो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करते हैं। इसी तरह से हमारे 2 टिश्यूज एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।